हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे फास्फोरस के यौगिक में फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला यौगिक देखा था फास्फोरस का, जो था फास्फीन PH3। अब अगला यौगिक है फास्फोरस का। जब फास्फोरस क्या करता है, हैलोजन के साथ मिल करके यौगिक बनाता है, तो वह कहलाता है फास्फोरस हैलाइड। इसमें हैलोजन के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब हो सकता है। तो हैलोजन फैमिली के जो भी मेंबर हैं वो फास्फोरस के साथ जब यौगिक बनाएंगे तो कहलाएगा फास्फोरस हैलाइड। तो इसमें हमको देखना है सबसे पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में। तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये है उसका सूत्र। P है फास्फोरस और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसलिए 3 को बोला जाता है ट्राई। तो फास्फोरस ट्राई और ये क्लोरीन है तो क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड हो जाएगा। आयोडीन होगा तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। तो ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसी के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसको बनाते कैसे हैं या उसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि पहले देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब शुष्क क्लोरीन कहने का मतलब है ड्राई क्लोरीन, बिना जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, उस ड्राई क्लोरीन को जब सफ़ेद या फिर लाल फास्फोरस के ऊपर एक रिटार्ट में धीरे धीरे गर्म करते हुए प्रवाहित करते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की वाष्प बनने लगती है। माने कि एक रिटार्ट लेंगे, उसमें फास्फोरस को लेंगे, या तो सफ़ेद फास्फोरस हो सकता है या फिर लाल फास्फोरस भी ले सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे और उस दौरान उस जो पात्र रहेगा रिटार्ट, उसको नीचे से गर्म करते जाएंगे। तो क्या होगा, फास्फोरस की वाष्प वहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की वाष्प बन करके तैयार हो जाएगी। ये है प्रयोगशाला विधि। इसमें इसी को रिटार्ट बोला गया है। तो इसमें क्या है, जो रिटार्ट है इसमें फास्फोरस का हम लोग पिघला हुआ रूप लिए हैं, जो सफ़ेद या फिर लाल फास्फोरस है। अब ये कांच का बना हुआ रहता है ये रिटार्ट। तो इसको यहाँ से, ये बुनसन बर्नर है, इसमें से गर्म करेंगे तो सीधे गर्म नहीं करते हैं। अब यहाँ पे प्रयोगशाला विधि का डायग्राम आप लोग जब भी बनाओगे तो जिस पात्र में लेंगे उसको तो लेना है। उसको गर्म करने के लिए बुनसन बर्नर हमेशा यूज करते हैं प्रयोगशाला में। अब क्या करेंगे कि इस पात्र को पकड़ कर रखने के लिए एक स्टैंड लगाया जाता है और इस बुनसन बर्नर के संपर्क में इसको लाने के लिए यहाँ पे एक तार की जाली लगाई जाती है। तो उसमें यहाँ भी एक नट कसा रहता है और यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए। तो ये हो गया कांच का पात्र और इसको जल उष्मक में, यहाँ पे जल लिखा हुआ है, तो एक वाटर बाथ लेंगे। कढ़ाई जैसे रहता है प्रयोगशाला में, कढ़ाई के जैसा दिखेगा काला काला, उसमें पानी भर लेते हैं। उसके ऊपर इस कांच के बर्तन या रिटार्ट को रखते हैं। तो क्या होता है, पहले पानी गर्म होगा, उसके बाद ये वाला पात्र गर्म होगा, जिसके कारण इस पात्र के फटने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट गर्म करेंगे, यहाँ से बुनसन बर्नर से डायरेक्ट इसको गर्म करते, यहाँ पे जल उष्मक नहीं लगाते, तो क्या होता, इसके फटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ये फट जाता है कांच का पात्र। इसलिए इसको जल उष्मक के ऊपर में रखे हैं। कभी कभी देखना यहाँ पे बालू लिखा रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो वाटर बाथ रहता है कढ़ाई जैसे प्रयोगशाला में, उसमें जल के जगह पे बालू ले लेते हैं और बालू को गर्म करते हैं। उसके ऊपर किसी पात्र को गर्म करेंगे तो कहलाता है बालू उष्मक। और जब वाटर बाथ में जल के ऊपर किसी पात्र को गर्म करेंगे तो कहलाता है जल उष्मक। तो यहाँ पे जल उष्मक को लिए हैं, उसमें रिटार्ट को रखे और पिघले फास्फोरस को लिए
उसके बाद यहाँ से क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे और ये क्लोरीन गैस कैसे होगी, शुष्क या फिर ड्राई क्लोरीन गैस रहेगी। अब इधर से गर्म करते जाते हैं और इधर से क्लोरीन गैस भेजते जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, उसका वाष्प बनता है और यहाँ से उड़ते हुए इस नली के माध्यम से होते हुए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका वाष्प आ जाता है। अब जो वाष्प है तो वाष्प आएगा तो गर्म रहता है, वाष्प बना है तो उसको ठंडा करने के लिए एक बड़ा सा बीकर लिए हैं यहाँ पे। अब बीकर में क्या लिए हैं, हिम मिश्रण। हिम मिश्रण का मतलब है यहाँ पे कुछ वाटर है, उसमें क्या को डाले हैं, बर्फ के टुकड़े को डाल करके ठंडा पानी इसमें लिए हैं, उसमें इस पात्र में इकट्ठा कर रहे हैं। इधर से जो भी वाष्प आएगा तो वाष्प गर्म रहेगा, जब उसको ठंडा करेंगे यहाँ पे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और द्रव रूप में यहाँ पे क्या मिलेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि द्वारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ पे जो अतिरिक्त गैस बचेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं दूसरी विधि इसको बनाने का। तो फास्फोरस की क्रिया अगर हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ पे बनता है। तो ये है फास्फोरस प्लस ये क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको थायोनिल क्लोराइड भी बोला जाता है। यह सल्फोनिल क्लोराइड है SOCl2Cl2। इसको जब फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फास्फोरस और इसका क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा और इसमें जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और जो बचा हुआ सल्फर रहता है वो H2Cl2 बना करके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी इस विधि से भी PCl3 बनता है, लेकिन जब प्रयोगशाला विधि लिखेगा पूछेगा परीक्षा में तो इसी को लिखना है और ये डायग्राम को वहाँ पे बनाना है, प्लस इस रिएक्शन को भी देना है। अब देखते हैं कि जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसका गुण। तो गुण में सबसे पहले देखेंगे कि यह रंगहीन रहता है, माने कलरलेस रहेगा और तैलीय द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड रहेगा, लेकिन तेल के समान थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अभी इसमें क्या होता है, नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की नमी रहेगा तो ये जो तैलीय द्रव है उसमें जल अपघटन की क्रिया हो जाती है। तो जल अपघटन कैसे होगा, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, PCl3 है, यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये उसमें जल के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, इसमें का H3PO3 बनेगा, प्लस यहाँ का 3 हाइड्रोजन और यहाँ का 3 क्लोरीन मिलकर 3HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ का 3 हाइड्रोजन बचा हो H3 के रूप में और ये वाला P के रूप में और यहाँ का 3 ऑक्सीजन O3 के रूप में। तो इस प्रकार से ये जल अपघटित होकर के क्या बनाएगा, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करेगा, प्लस HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। दूसरा है कार्बनिक यौगिक, जिसमें OH समूह विद्यमान है, उसका क्लोरीन से विस्थापन कराता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक को लेंगे, अगर उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ये C2H5OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, इसी को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोला जाता है। और अभी सैनिटाइजर बनाने में इसी एथेनॉल का यूज हो रहा है, जो कि कोरोना के लिए सैनिटाइज करने का काम सैनिटाइजर से किया जा रहा है। तो इसमें जब OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है तो क्लोरीन से विस्थापन कराएगा, माने कि इसका जब PCl3 से रिएक्शन कराएंगे या कोई भी यौगिक जिसमें OH ग्रुप रहेगा उसका क्लोरीन PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH ग्रुप यहाँ पे हट जाएगा और उसके जगह में Cl ग्रुप आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो इसी को बोला गया है कि क्लोरीन से विस्थापन कराता है। जैसे यहाँ पे 3 अणु लिए हैं एथिल एल्कोहल के या एथेनॉल के, प्लस PCl3 लिए हैं,
तो क्या होगा, इसमें 3 ठो OH है, यहाँ पे 3 है तो, और यहाँ पे PCl3 है तो इसमें भी 3 Cl3 है। तो क्या होगा, इसमें का 3 OH हट जाएगा और तीनों Cl3 यहाँ पर के आकर के जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ठो OH हटा है तो वही यहाँ पे क्या बना लेगा, H3PO3 बना करके बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो इसमें भी देखो, ये क्या है, मेथिल एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, या मेथिलीन अम्ल भी बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH। तो ये हो गया, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें भी OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको भी जब PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH के जगह में Cl आकर के जुड़ जाएगा, प्लस क्या होगा, यहाँ से H3PO3 यहाँ भी बाहर निकल जाएगा। इसमें देखो ये भी है, ये बेंजीन सल्फोनिल अम्ल इसको बोलेंगे। यह C6H5 बेंजीन से लिया गया है। इसको थायोनिल या सल्फोनिल बोलते हैं, SO2 को। और OH क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसमें भी OH है तो ये भी Cl से रिएक्शन करेगा। तो बस OH की जगह में Cl आकर के जुड़ना है, और 3 ठो Cl है तो ये सब 3 अणु ही लिया गया है। प्लस यहाँ पर भी क्या निकलेगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया कि OH ग्रुप को PCl3 के क्लोरीन द्वारा हटा दिया जाता है और उसका स्थान क्लोरीन स्वयं ले लेता है। अब देखते हैं अधातुओं से क्रिया। तो अधातु में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी किसमें आएंगे, अधातु में आते हैं। तो अधातु से जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करेगा उनसे डायरेक्ट जा करके जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, योगात्मक यौगिक बनता है। तो योगात्मक यौगिक जब बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल कंपाउंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो 3 और 2 क्लोरीन जुड़ करके क्या हो जाएगा, 5 ठो क्लोरीन वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी प्रकार से PCl3O2 से जब रिएक्शन करेगा तो O2 है, माने कि 2 ठो ऑक्सीजन है, तो 2 ठो PCl3 अणु रिएक्शन कर रहा है और क्या बना लेगा, POCl3 यहाँ पे बन जा रहा है। तो P और Cl के बीच में O जा करके जुड़ रहा है। इसी प्रकार PCl3 प्लस S रिएक्शन करेगा सल्फर के साथ, तो इसमें भी सल्फर P और Cl के बीच में जा करके ऐड हो जा रहा है। तो यह एडिशन कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं अब चायक के रूप में, तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है वो किससे रिएक्शन करेगा, सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, PCl3, इसमें का 2 Cl को अपना ले लेता है और PCl5 बनाता है और इसमें का SO2 को बाहर निकाल देगा। उसी प्रकार जब यहाँ भी H2Cl2 से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा, Cl3 से Cl5 बन जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो इधर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। यहाँ भी PCl3 और SO3 लेते हैं तो क्या बनेगा, POCl3 बन जाएगा और SO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे अपचायक के रूप में बोला है तो क्या करता है, ये अपचयित करने का काम यहाँ पे करेगा। ये जो सल्फर है इसको यहाँ पे अपचयित करेगा, यहाँ भी सल्फर है उसको अपचयित करेगा। अपचयन माने होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर जो ऋण विद्युतीय तत्व है जैसे क्लोरीन उसका बाहर निकलना। तो हाइड्रोजन में H+ आयन रहता है तो H+ वाला जब जुड़ता है तो अपचयन होता है, या फिर जो ऋण विद्युतीय माने कि माइनस चार्ज वाला जब बाहर निकलता है तब अपचयन होता है। तो यहाँ पे Cl में माइनस चार्ज रहता है तो ये यहाँ से SO2Cl2 था
तो इसमें से Cl बाहर निकल गया, माने कि SO2 अपचयित हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का अपचयन हो रहा है, इसमें से भी Cl2 बाहर निकला, तो यहाँ भी अपचयन की क्रिया हुई और इसमें O2 माइनस रहता है, माने कि O में भी 2 माइनस चार्ज रहता है, तो O भी बाहर निकला, इसलिए यहाँ पर भी अपचयन की क्रिया हो रही है। इसलिए यहाँ पे अपचायक के रूप में PCl3 को माना गया है। अब अगर इसकी संरचना देखेंगे PCl3 की, तो इसकी संरचना पिरामिडी टाइप से होती है और फास्फोरस जो है इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन sp3 संकरण होता है और एक एकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसकी चतुष्फलकीय संरचना पिरामिडी टाइप से बन जाती है। यह है sp3 संकरण। तो यहाँ पे चतुष्फलकीय होना चाहिए था, लेकिन जस्ट लाइक अमोनिया और फास्फिन के समान इसमें क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, एक एकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके कारण इसकी पिरामिडी प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब अगला हम लोग देखेंगे फास्फोरस के हैलाइड में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में। तो जैसे PCl3 था, तो जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। ये है PCl5, यही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 तो क्लोरीन है, तो 5 को बोलते हैं पेंटा, तो ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले देखेंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाने की विधि। तो विधि में देखते हैं कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसको किससे बनाते हैं, श्वेत फास्फोरस को शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाए थे शुष्क क्लोरीन से, उसी प्रकार से जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसी विधि जैसे ही इसको शुष्क क्लोरीन के साथ रिएक्शन से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुष्क जो क्लोरीन रहता है उसको अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिसके कारण ज़्यादा क्लोरीन फास्फोरस पे आकर के जुड़ेगा और 3 से ज़्यादा 5 क्लोरीन वाला फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। तो यह है P4 + 10 Cl2। यहाँ पे 10 दूनी 20 ठो क्लोरीन है और 4 ठो फास्फोरस है, तो 4 को सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 फास्फोरस और PCl5, तो 5 यहाँ पे क्लोरीन, तो 5 × 20 क्लोरीन हो गया। इस प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं कि दूसरी विधि क्या है। तो जब फास्फोरस पे SO2 Cl2 की क्रिया कराते हैं तो भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। यहाँ पे P4 + 10 SO2 Cl2 से रिएक्शन कराए तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, प्लस SO2 बाहर निकलेगा। अब देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के गुण। तो यह पीलिमा युक्त माने कि हल्का पीला कलर टाइप से श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसकी जो गंध होती है तीक्ष्ण प्रकार की होती है। इसे गर्म करने पे 430 केल्विन पे इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब है कि ठोस रूप से सीधे गैस रूप में चेंज हो जाएगा, बिना द्रव रूप में बदले। ठोस से द्रव बनना चाहिए, लेकिन ठोस से द्रव नहीं बनेगा। सीधा जो PCl5 ठोस रहता है वो सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और गर्म करने पे यह क्या होता है, वियोजित हो जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो PCl3 + Cl2 बनाएगा। और यहाँ पे देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा हुआ है, तो अगर गर्म करेंगे तो ये टूट करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाता है। अगर इसको फिर से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देंगे। अब अगला देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोनिल समूह और OH समूह, वह ग्रुप जिसमें क्या रहेगा,
OH ग्रुप रहेगा या फिर कार्बोनिल ग्रुप रहेगा के लिए यह प्रबल क्लोरीनी कारक होता है। क्लोरीनी कारक कहने का मतलब है कि OH ग्रुप को हटा देगा और उसके जगह पे PCl5 में से क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा, जैसे PCl3 में हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, OH ग्रुप हट जाएगा और इसका Cl ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो POCl3 के रूप में बाहर निकलेगा प्लस HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। इसमें का जो OH बाहर निकल रहा है और एक क्लोरीन जुड़ रहा है तो OH का O जो है POCl3 बनाएगा और इसका जो H है HCl बनाएगा। यह है एथिल अल्कोहल, यह है एसिटिक एसिड। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो इसमें का OH निकल करके Cl जुड़ा प्लस POCl3 बना प्लस HCl बाहर निकला। अब देखते हैं जल से क्रिया। तो यह जो है नम वायु में जल अपघटित होकर POCl3 देता है और फास्फोरिक अम्ल में लास्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो PCl5 जल से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसमें का O है, इसमें का O इसमें P और Cl के बीच में जुड़ जाएगा और POCl3 बनाएगा। उसके बाद इसमें का 2 Cl और 2 H मिलकर के 2 HCl बाहर निकालेगा। अब ये जो POCl3 यहाँ पे बना था, अब जल के संपर्क में ही बनेगा ये, तो जल के और आगे रिएक्शन करेगा जल से और क्या बनाएगा, H3PO4 माने कि फास्फोरिक अम्ल में चेंज हो जाता है, जो POCl3 बना रहता है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट में जल से रिएक्शन द्वारा फास्फोरिक अम्ल बनता है जो H3PO3 के सूत्र में है। अब देखते हैं इसका उपयोग। तो जो कार्बनिक यौगिकों के क्लोरीनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है, माने कि OH ग्रुप को हटाकर Cl ग्रुप जोड़ने के लिए यहाँ इसका रिएक्शन में यूज होता है। इसी विधि को क्लोरीनीकरण विधि बोला जाता है। अब संरचना देखेंगे तो वाष्प जो प्रवस्था है उसमें इसकी संरचना क्या होगी, त्रिकोणीय प्रकार की होती है। और त्रिकोणीय संरचना में देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ पे sp3d प्रकार का संकरण इसमें पाया जाता है। तो sp3 और d संकरण पाया जाएगा तो 5 इसमें संकरित कक्षक बनते हैं और 5 संकरित कक्षक से 5 क्लोरीन का अतिव्यापन होता है। तो इसमें sp3d संकरण पाया जाएगा और 5 संकरित कक्षकों से अतिव्यापन द्वारा PCl5 बनता है। तो यहाँ पे जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना इसमें पाई जाएगी, लेकिन जब इसकी वाष्प अवस्था देखेंगे तो इसकी आकृति त्रिकोणीय प्रकार की रहती है। अब देखेंगे अगला, यहाँ तक देखे फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के बारे में। तो जो फास्फोरस है अनेक प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। इन ऑक्सी अम्ल में जो महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है उनको यहाँ पर बताया गया है सारणी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम देखेंगे और सूत्र माने फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, सूत्र देखेंगे नाम के बाद। उसके बाद फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था इस यौगिक के लिए कितनी है उसको देखेंगे। उसके बाद दिया है आबंध और उसकी संरचना, अभिलाक्षणिक आबंध। अब इस यौगिक में जितना ठो OH ग्रुप रहेगा उसी को उसकी क्षारकता बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना OH ग्रुप है और इसी के आधार पर जितना ठो OH ग्रुप रहेगा, जैसे किसी में भी H+ आयन जो देता है उसको अम्ल बोलते हैं
और OH माइनस आयन जो देगा उसको क्षार बोलेंगे। तो जितना OH ग्रुप इसमें रहेगा उस यौगिक में, उसको उतना ही क्षारकीय गुण उसमें पाया जाएगा। तो एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको एक क्षारकीय बोलेंगे, और 2 OH ग्रुप रहेगा तो 2 क्षारकीय उसको बोलेंगे। उसके बाद उसके बनाने की विधि को यहाँ पर एक एक समीकरण के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल को फास्फेनिक अम्ल भी बोला जाता है, और इसका जो सूत्र है H3PO2 रहता है। यहाँ पे अगर P की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो P की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +1 यहाँ पे पाया जाता है। अब इसमें POH एक बंध किसके बीच पाया जाएगा, P और OH के बीच, और 2 बंध किसके बीच में पाया जाएगा, एक बंध पाया जाएगा P और H के बीच में, और एक और बंध पाया जाएगा P डबल बॉन्ड O के रूप में। इसकी संरचना डायरेक्ट देखते चलते हैं। तो H3PO2 ये है, देखो यहाँ पे H3PO2 की संरचना है। इसमें देखो एक P और OH बंध है, और 2 PH माने कि 2 PH बंध है, और एक क्या है, P डबल बॉन्ड O प्रकार का बंध इसमें पाया जा रहा है। अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो +1 है फास्फोरस का। यहाँ पे एक क्षारकीय, क्योंकि एक ही OH ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एक क्षारकीय होगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। तो जो फास्फोरस है उस पर बेरियम हाइड्रोक्साइड और जल की रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, फास्फिन गैस बना है प्लस BaH2PO2 ट्वाइस बना है। उसके बाद ये जो बना है BaH2PO2 ट्वाइस, इसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल माने कि H3PO2 यहाँ पर बनेगा। तो ये हो गया इसकी बनाने की विधि। अब दूसरा हम लोग देखते हैं तो ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। ऑर्थोफास्फोरस अम्ल को क्या बोलेंगे, फास्फोनिक अम्ल भी बोलते हैं। और जो फास्फोनिक अम्ल है उसका हम लोग इस सूत्र देखेंगे तो H3PO3 रहेगा। देखो एक को याद करना, उसी के आधार पे उसको संख्या को बढ़ाते हुए याद करना है। तो H3PO2 था, यहाँ पे क्या हो गया, H3PO3 हो गया। तो यहाँ पे +1 था ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ गया है, तो एक ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज रहता है। तो फास्फोरस में 2+ चार्ज यहाँ पे जुड़ गया, तो +1 से +3 हो जाएगा जब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। तो ये है H3PO3 की संरचना। इसमें देखो 2 OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड O बनाया है। तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विक्षारकीय बोलेंगे। ये हो गया। अब इसको बनाने की विधि देखेंगे तो P4O6 के साथ जब 6H2O के साथ रिएक्शन होता है तो H3PO3 बनता है। ये पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब जल अपघटन कराया जाता है तो इसमें भी क्या बनेगा, यही बनेगा ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, यहाँ पे +HCl यहाँ पर बनता है। तो ये हुआ। अब अगला जो देखेंगे वो है पायरोफास्फोरस अम्ल। तो जो पायरोफास्फोरस अम्ल है उसमें H4P2O5 इसका सूत्र रहता है। इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। तो जो पायरोफास्फोरस अम्ल है उसको H4P2O5 +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें पाया जाता है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। तो जो पायरोफास्फोरस अम्ल है ये देखो H4P2O5 है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है।
इसकी संरचना में देखो 2 ठो फास्फोरस है, तो 2 ठो फास्फोरस रहेगा, 5 ठो ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है और 4 ठो हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना ठो OH ग्रुप है, 1 और 2 ठो OH ग्रुप है, तो ये पूरा मिला करके संरचना बन रहा है। तो 2 ठो OH ग्रुप है, तो ये भी द्विक्षारकीय हो जाएगा। ये हुआ। अब इसको जो बनाने की विधि देख लेते हैं, तो ये है, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5 प्लस HCl यहाँ से बाहर निकलता है। ये हो गया। अब देखते हैं आगे कि हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का जो सूत्र है देखो पायरोफॉस्फोरस अम्ल के जैसे ही है, इसी को कंपेयर करके पढ़ना। H4P2 इसमें O5 था, इसमें O6 हो गया, तो यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा। इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है और इधर और 2 OH ग्रुप है और यहाँ पे 2O किसमें डबल बॉन्ड द्वारा P से जुड़ा है, P 2 ठो है। ये हो गया इसकी संरचना और दोनों P एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये इसमें कितना ठो OH है, 4 ठो है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्क्षारकीय कहलाएगा। और ये है 4 OH के कारण चतुर्क्षारकीय कहलाएगा। अब यहाँ पे इसको बनाने की विधि देखेंगे तो यहाँ पे जो लाल फास्फोरस रहता है P रेड लिखा है। P रेड का मतलब है कि लाल फास्फोरस को NaOCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं प्लस उसमें क्या डालते हैं H2O, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है जो H4P2O6 है प्लस NaCl यहाँ पे बाहर निकलेगा। यह हो गया इसको बनाने की विधि। अब अगला हम लोग देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो है उसका सूत्र होता है H3PO4, इसमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है यह है उसकी संरचना H3PO4। तो इसमें देखो 1 2 3 ठो OH ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड से P से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ठो OH ग्रुप है तो त्रिक्षारकीय हो जाएगा। अब इसका हम लोग बनाने की विधि देख लेते हैं। तो ये क्या है, P4O10 में 6H2O के साथ जब रिएक्शन होता है तब H3PO4 बनता है। यहाँ पे जो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल अगला है इसका सूत्र होता है H4P2O7। यहाँ पे देखो इसी के समान है ना, इसमें पायरोफॉस्फोरस में 5 ऑक्सीजन था बाकी सेम था, हाइपोफॉस्फोरस में 6 ऑक्सीजन था बाकी इसके जैसे था। अब पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में क्या हो जाएगा, 7 ठो ऑक्सीजन है बाकी इन दोनों के जैसे इसका भी सूत्र है। तो इसमें +3, इसमें +4 और इसमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए एक विधि रहती है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, वो आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं कल उसका वीडियो गूगल क्लासरूम में ही डाल दूंगी कि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। अभी के लिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर उस वीडियो को जब आप लोग देख लोगे तो उसमें से और क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अवस्था प्लस और माइनस में कैसे आता है और कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, अभी के लिए इसको देखते हैं। तो H4P2O7 जो है यहाँ पे ये है उसकी संरचना। इसमें भी 2 फास्फोरस है, 7 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 4 OH ग्रुप है इसमें और 2 ठो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा एक फास्फोरस से जुड़ा है और 1 ऑक्सीजन दोनों के बीच में है। यहाँ पर भी 4 ठो OH ग्रुप है,
तो ये चतुष्क्षारकीय कहलाएगा। ये हो गया। अब इसको जो है बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। तो ये किससे बना है? H3PO4 माने कि आर्थोफास्फोरिक जो अम्ल है उसको 523 केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? पायरोफास्फोरिक अम्ल बनेगा प्लस H2O यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो ये हो गया पायरोफास्फोरिक अम्ल बनाने की विधि। अब अगला हम लोग देखते हैं फास्फोरिक अम्ल में कि जो मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है HPO3 और इसमें क्या पाया जाएगा? +5 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। तो जो मेटाफास्फोरिक अम्ल रहता है HPO3, ये देखो मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3, इसमें 2 O डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और केवल एक OH ग्रुप यहाँ पे फास्फोरस से अटैच है। तो इसमें एक OH है तो ये एक क्षारकीय हो जाएगा और इसकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें पाई जाएगी। ये हुआ। और ये जो है पॉलीमेरिक रूप में पाया जाता है, जैसे कि साइक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक अम्ल, जो इस प्रकार से लिखा रहता है ब्रैकेट बंद, उसके नीचे जब छोटा 2, 3, 4, 5 जब लिखा रहेगा तो उसको पॉलीमर या बहुलक के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो मेटाफास्फोरिक अम्ल है इसको क्या बोल रहा है? पॉलीमेरिक रूप में, माने कि एक से इसके अधिक अणु आपस में जुड़ करके बहुलक के रूप में पाया जाता है। एक से अधिक अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको एक से अधिक जुड़ा है तो पॉली, एक से अधिक को क्या बोलते हैं? पॉली, माने कि पॉलीमेरिक रूप में ये पाया जाता है। और ये एक चक्र बनाते हुए साइक्लिक फॉर्म में पाया जाएगा, इसलिए इसका नाम है साइक्लो। और 3 अणु जुड़ा है इसलिए ट्राई। और ये क्या है? मेटाफास्फोरिक अम्ल है तो साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक अम्ल। ये हो गया। इस प्रकार से इसमें बंध पाया जाएगा और ये त्रिक्षारकीय होगा। जब इसको बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? ये है आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3 + Br2 से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्केल्ड ट्यूब, जो स्केल्ड प्रकार का ट्यूब रहता है उसमें लेंगे इसको, दोनों के मिश्रण को, और गर्म करेंगे तो यहाँ पे मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है +6HBr बाहर निकलेगा। अब अगला जो है वो आता है, इसमें क्या आ जाएगा? 8वां आते हैं पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल। इसका जो सूत्र है ये है H3PO5 और इसमें +2 इसका ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। इसमें देखेंगे तो इसकी संरचना देख लेते हैं पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल को। तो जो है ये हो जाएगा पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल की संरचना। तो इसमें 2 OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप इधर जुड़ा है और यहाँ पे O, उसके बाद OH जुड़ा है, 2 OH है और डबल बॉन्ड O से P डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसमें 3 OH ग्रुप है तो ये त्रिक्षारकीय हो जाएगा। और इसमें त्रिक्षारकीय इसको बोलेंगे। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +7 यहाँ पे पाई जाएगी। और इसको जब बनाने की विधि है उसको देखते हैं तो P4O10 + 4 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का 30% विलयन यहाँ पे लेंगे प्लस H2O के साथ लेते हैं। तो ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल यहाँ पे बनेगा। अब अगला देखते हैं कि पर ऑक्सो डाई फास्फेट। तो इसका सूत्र है H2P2O8। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो पाई जाएगी +2 पाई जाएगी। और इसमें देखेंगे तो ये क्या है? पर ऑक्सीडाई फास्फेट। इसका स्ट्रक्चर कहाँ है? पर ऑक्सीडाई फास्फेट कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर? पर ऑक्सीडाई
फास्फेट H2P2। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो है 4 OH ग्रुप रहता है ऐसा बताया गया है, और ये चतुष्फलकीय प्रकार की संरचना है। चतुष्फलकीय प्रकार की संरचना पाया जाएगा, और इसको बनाने के लिए K2HPO4 प्लस KF के मिश्रण का जब विद्युत अपघटन करते हैं तब इसको बनाया जा सकता है। और ये चतुष्क्षारकीय होगा क्योंकि इसमें 4 OH बंध पाया जाता है। तो ये हो गया पर ऑक्सीडाई फास्फेट। अब यहाँ पे फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना दिया है, जिसको हम लोग इस सारणी के साथ साथ देखते हुए पढ़े हैं, तो इसको अलग से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको आप लोग जब पढ़ोगे तो इसको जोड़ जोड़ करके पढ़ना तो जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है कि अगर इसमें से इसको बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन जब निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा, और इसमें से एक H2O 2 अणु H2O का निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा। तो एक दूसरे में इसको परिवर्तन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताया है। तो इसमें से इसको कैसे प्राप्त करोगे, या इसमें से इसको कैसे प्राप्त करोगे, या इसमें से इसको कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा जब पूछेगा कहीं पे तो इसका उपयोग होगा। तो इसको एक बार देख लिए रहना। जो मैं बताई थी कि इधर 3 ऑक्सीजन है, इसमें 5 ऑक्सीजन है, इसमें 6 ऑक्सीजन है, तो उसी को यहाँ पे बताया है कि जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, एक तो जैसे इसमें H3PO4 है और यहाँ पे क्या है H3PO5 है, तो इसमें प्लस ऑक्सीजन किया है। तो H3PO4 में प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा H3PO5 हो जाएगा। ये हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या है HPO3 है और इसमें H3PO4 है, तो इसमें से एक H2O का अणु निकाल देंगे तो H3PO3 बचेगा, क्योंकि इसमें का 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 1 हाइड्रोजन बचा, और इसमें का 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो 3 ऑक्सीजन बचा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखना कि H4P2O7 है और यहाँ पे H4P2O6 है, तो इसमें का 1 ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन किया है, तो इसमें 7 ऑक्सीजन था तो इसमें 6 ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन माइनस हो गया है। इसी प्रकार एक दूसरे में इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं। इसको एक बार देख लेना। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बारे में बताऊंगी अगली क्लास में कि कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था +1 +3 +3 दिया है, यह सब उसको देखने के बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें के आगे का, जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें समूह 16 के तत्व या फिर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आवर्त सारणी निकालना, और आवर्त सारणी में जो समूह 16 है ऑक्सीजन फैमिली, उसमें जो जो भी तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इन सब को एक बार ध्यान से देखना और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके लिखे रहना। जैसे ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सब को, इस टेबल को एक बार देख लिए रहना। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने के बाद इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।